लगभग 15 साल पहले खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन विधेयक 2010 यानी MMDR विधेयक में खनन कंपनियों के शुद्ध लाभ का 26% हिस्सा स्थानीय समुदायों को साझा करने की बात कही गई थी। अब जबकि बस्तर के अधिकांश इलाकों में खनन की तैयारी शुरू हो चुकी है, तब एक बार फिर से आदिवासियों को खनन कंपनियों में मुनाफा देने की बहस शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या मुनाफा में हिस्सेदारी देने की कॉरपोरेट समझ के सहारे बस्तर को विनाश की ओर धकेलने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? जरूरी बात में आपका स्वागत है। मध्य भारत, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश को बार बार खनिज संपदा का खजाना कहा जाता है। ये सच है कि भारत के लगभग 40% कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है और लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य खनिजों का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं इलाकों में है। लेकिन एक और सच है जिसे अक्सर छिपा दिया जाता है। यही क्षेत्र भारत के सबसे घने जंगलों का घर है और यहीं देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। यानी ये केवल खनिज का भूगोल नहीं है, ये जीवन का भूगोल है। फिर भी बार बार ये कहा जाता है कि खनन अनिवार्य है और अगर आदिवासियों को उसका 30% मुनाफा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT से दे दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। ये तर्क पहली नजर में न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन असल में ये एक खतरनाक सरलीकरण है, एक ऐसा प्रस्ताव जो न्याय का रूप धारण करके अन्याय को स्थायी बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले इस अनिवार्यता के मिथक को समझना जरूरी है। खनन कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, ये एक राजनीतिक और आर्थिक निर्णय है। ये तय किया जाता है कि किस जमीन से खनिज निकाला जाएगा, किसके लिए निकाला जाएगा और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। भारत का इतिहास साफ बताता है कि इस कीमत का सबसे बड़ा बोझ आदिवासी समुदायों पर पड़ा है। 1947 के बाद विकास परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों में 40% से अधिक आदिवासी रहे हैं, जबकि उनकी आबादी केवल 8 से 9% है। यानी विकास का लाभ किसी और को मिला और उसकी कीमत किसी और ने चुकाई। ये केवल असमानता नहीं, ये एक संरचनात्मक अन्याय है। अब कहा जा रहा है कि इस अन्याय का समाधान ये है कि आदिवासियों को मुनाफे का हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन ये तर्क शुरुआत से ही धोखे पर आधारित है। पहला सवाल ये है कि मुनाफा तय कौन करेगा? वही कंपनियां और वही राज्य जिन पर पहले से ही संसाधनों के शोषण के आरोप हैं। भारत में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF इसी उद्देश्य से बनाया गया था ताकि खनन प्रभावित समुदायों को लाभ मिल सके। 2023 तक इसमें 80,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके थे, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG और अन्य रिपोर्टों ने बार बार दिखाया है कि ये पैसा या तो खर्च ही नहीं हुआ या फिर उन कामों पर खर्च हुआ जिनका खनन प्रभावित लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं था। यानी समस्या पैसे की कमी नहीं है, समस्या सत्ता और नियंत्रण की है। अब निर्णय लेने की ताकत समुदाय के पास नहीं होती तो कोई भी हिस्सेदारी केवल कागज पर ही रहती है। ये भी समझना जरूरी है कि खनन कोई स्थायी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये एक अस्थायी लूट है। खदानें 20 से 30 सालों में खत्म हो जाती हैं और उनके साथ ही मुनाफा भी खत्म हो जाता है। लेकिन जंगल के विनाश, जल स्रोतों के प्रदूषण और सामाजिक विघटन का असर पीढ़ियों तक रहता है। झारखंड के झरिया और धनबाद इसका जीवित उदाहरण है, जहां दशकों के खनन के बाद आज भी जमीन के नीचे आग जल रही है, हवा जहरीली है और लोग बीमारी और गरीबी में जी रहे हैं। मुनाफा कहीं और चला गया और जहर यहीं रह गया। खनन समर्थक अक्सर रोजगार का तर्क भी देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आधुनिक खनन मशीनों से होता है, लोगों से नहीं। हजारों हेक्टेयर जंगल नष्ट करके कुछ 100 या कुछ हजार नौकरियां पैदा होती हैं, जबकि वही जंगल पहले हजारों परिवार को स्थायी आजीविका देते थे। महुआ, तेंदुपत्ता, साल बीज, शहद और अन्य वनोपज के जरिए खनन इस स्थायी अर्थव्यवस्था को नष्ट करके एक अस्थायी नकद निर्भरता पैदा करता है। यह आत्मनिर्भरता को समाप्त करके निर्भरता को जन्म देता है।
इस पूरी बहस में एक और गहरी चालाकी छिपी हुई है। जब कहा जाता है कि आदिवासियों को मुनाफे का हिस्सा दिया जाएगा, तो ये मान लिया जाता है कि असली मालिक कोई और है और आदिवासी केवल लाभार्थी हैं, जबकि सच्चाई इसका उल्टा है। ये जंगल और जमीन उनके पारंपरिक घर हैं। भारत का कानून भी इसे मान्यता देता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने साफ कहा है कि आदिवासियों का जंगल पर ऐतिहासिक अधिकार है और पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 ने यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। यानी कानून खुद कहता है कि निर्णय लेने का अधिकार समुदाय का है, न कि केवल राज्य या कंपनियों का। फिर भी डीबीटी मॉडल की बहस इस मूल अधिकार को दरकिनार कर देती है और सवाल को केवल पैसों तक सीमित कर देती है। खनन का पर्यावरणीय प्रभाव भी किसी से छिपा नहीं है। भारत में पिछले दशकों में लाखों हेक्टेयर वन भूमि खनन और अन्य परियोजनाओं के लिए नष्ट की गई है। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, वे जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं। मध्य भारत के जंगलों को भारत का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वे कार्बन अवशोषित करते हैं और जलवायु संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, इन जंगलों को नष्ट करना केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक नुकसान है। ये बहस केवल अर्थशास्त्र की नहीं है, ये नैतिकता और लोकतंत्र की बहस है। क्या किसी समुदाय के जीवन, संस्कृति और भविष्य को नकद भुगतान में बदला जा सकता है? क्या कुछ हजार रुपए महीने देकर सदियों पुराने संबंधों और अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? क्या विकास का मतलब हमेशा ये होगा कि कमजोर समुदाय अपनी जमीन छोड़ दे ताकि कहीं और समृद्धि का निर्माण हो सके? 30% मुनाफे का प्रस्ताव सुनने में उदार लग सकता है, लेकिन असल में ये एक खतरनाक विचार है। यह न्याय को समाप्त नहीं करता बल्कि उसे अधिक स्वीकार्य बनाने की कोशिश करता है। ये शोषण को खत्म नहीं करता बल्कि उसे एक मानवीय चेहरा देता है। सच्चाई ये है कि मध्य भारत के जंगल केवल खनिज भंडार नहीं है, वे जल, जलवायु, जैव विविधता और लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं। उन्हें मुनाफे के प्रतिशत में बदल देना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि एक सभ्यतागत निर्णय है। सवाल ये नहीं है कि आदिवासियों को कितना पैसा दिया जाए, सवाल ये है कि क्या उन्हें अपने भविष्य पर निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार है। अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो कोई भी प्रतिशत, चाहे 5 हो, 30 हो या 50, न्याय नहीं बल्कि केवल एक बेहतर पैक किया हुआ अन्याय है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।